नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। ज़्यादातर प्रश्न आता है कि कहानी कला के तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए। तो कहानी की समीक्षा कीजिए, तत्वों के आधार पर चर्चा कीजिए, या कोई कहानी या कहानी का नाम है और आपको प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तुत कहानी सफल कहानी है, सिद्ध कीजिए। तो यह चर्चा करनी होती है। तो आज हम जो कहानी के तत्व है उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ी बहुत चर्चा कहानी की कर लेते। तो साहित्य आचार्यों ने साहित्य के दो प्रकार माने हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य यानी जो लिखे या सुनाए जाते हैं, जो हम सुनते हैं। दृश्य काव्य जिनको हम आँखों के द्वारा देख सकते हैं। तो नाटक के अलावा एकांकी है या जो भी। तो कहानी की परिगणना जो है वह श्राव्य काव्य के अंतर्गत आती है। कहानी अर्थात जिसमें कथा विद्यमान हो। इसका जन्म देखिए मनुष्य के साथ ही हुआ है, वह प्राचीन काल से हमारे साथ विद्यमान है। वह कहानियाँ जो दादा दादी नाना नानी जो हमें कहानियाँ सुनाया करते थे, वही कहानियाँ हैं। तो वह जो कहानियाँ थी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सुनाया करते थे, वो उन कहानियों का उद्देश्य ज़्यादातर क्या, तो उनका उद्देश्य ज़्यादातर मनोरंजन था। इसलिए कि यह जो आज की कहानी है वह पाश्चात्य साहित्य की देन है, तो यह पूर्ण सत्य नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आधुनिक कहानी है वह नवीन है पाश्चात्य दृष्टिकोण से, मगर उसकी जो आत्मा है वह हमारी पूर्णतः भारतीय है। और इसीलिए देखिए कि बाबू गुलाब राय जी के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि कहानी उस खद्दर के सूट के समान है जिसके तंतु है तो भारतीय किंतु काट छांट विदेशी है। तो देखिए अलग अलग विद्वानों ने कहानी की अलग अलग परिभाषा दी है। तो H.G. वेल्स के अनुसार कहानी वह है बस जो 10 मिनट में साहस और कल्पना के साथ पढ़ी जा सके। जैनेंद्र के मतानुसार कहानी एक ऐसी बुक है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। तो बाबू श्याम सुंदर दास फिर से कहते हैं कहानी एक ऐसी आख्यायिका है जो निश्चित लक्ष्य को सामने रखकर लिखी जाती है। तो इसमें भी देखिए कि कहानी के मुख्य रूप में 6 तत्व है: कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद योजना, भाषा शैली, देशकाल वातावरण और उद्देश्य। तो सबसे पहले जो उसका प्रथम तत्व है कथा वस्तु, उसकी चर्चा करें तो कहानी में कथा वस्तु का विशेष स्थान रहता है। इस पर कहानीकार जीवन के किसी एक महत्वपूर्ण पक्ष को अंकित करता है और वह यह तत्व है जिस पर कथा रूपी भवन खड़ा किया जा सकता है। तो कथा वस्तु में केवल आवश्यक घटना आनी चाहिए, यानी बिना आज्ञा प्रवेश निषेध वाली बात कहानी में लागू होती है। तो इसलिए देखिए उसकी कथा वस्तु है जो सिद्र गरज कर सिद्र बरसने वाले बादल के समान होती है। तो इसीलिए देखिए कि कहानी में भी जो 5, कई बार 3 भी मानते हैं और 5 जो उनकी सोपान है वह माने जाते हैं। तो पहला तो उसका आरंभ। तो देखिए कोई भी कहानी है उसका आरंभ अच्छे ढंग से होना चाहिए। अगर आरंभ अच्छे ढंग से नहीं हुआ है तो ज़्यादातर क्या होगा कि हम जैसे ही कहानी पढ़ने की शुरुआत करेंगे और अगर ठीक से उसका आरंभ नहीं हुआ है तो हम उस कहानी को आगे पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। और उसके बाद देखिए उसकी दूसरी विशेषता ये सोपान है जिसको हम कहते हैं विकास, कि जैसे ही कहानी का आरंभ हुआ है तो धीरे धीरे उसका विकास होना चाहिए। तो धीरे धीरे उसकी जो कथा वस्तु है उसमें आगे उसका विकास आगे बढ़ना चाहिए और वह धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। कि अगर कथा वस्तु का विकास नहीं होगा तो फिर भी पाठक कुछ समय के लिए तो कहानी पढ़ेगा मगर फिर उस बात को वह छोड़ देगा, इसलिए उसका विकास जरूरी है। तीसरा जो उसका सोपान है वह है कौतूहल। तो अगर कौतूहल कहानी में नहीं होगा,
अब क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इस प्रकार की भावना कि अगर हम कहानी पढ़ेंगे और शुरुआत में समझ जाएंगे कि इस कहानी में अंत ऐसा होगा, तो फिर ज़्यादा रोमांच या ज़्यादा पढ़ने की लालसा हमारे भीतर रहती नहीं है। तो इसीलिए उसमें जो है कथा वस्तु में कौन सा, तो कौतूहल होना जरूरी है कि अगली घटना अब कौन सी होगी, कथा वस्तु का विकास क्या होगा, आगे कौन सा घटनाक्रम आएगा। यह कौतूहल पाठक या प्रेक्षक के मन में होना चाहिए, तभी वह सफल कथा वस्तु मानी जाएगी। उसके बाद देखिए उसका जो अगला है वह क्या है, चरम सीमा। चरम सीमा यानी कि एकदम अंत की तरह बढ़ती है, कि हमें लगता है कि नहीं अब ये होगा, अब क्या होगा, अब किस प्रकार की कथा वस्तु आगे बढ़ेगी। आपने देखिए कोई भी कहानी पढ़ी हो, या मैंने आपको जो 2 कहानियों की कथा वस्तु की लिंक भेजी थी, तो आप उसमें भी देखिए इंदुमती है, या उसने कहा था कि अब पिताजी को पता चल गया, अब क्या होगा, अब इंदुमती और राजकुमार का प्रेम आगे बढ़ेगा या नहीं। तो इस प्रकार का कौतूहल या चरम सीमा जो होती है कि अब क्या होगा, वह कथा वस्तु में बात होनी चाहिए। और आखिरी जो तत्व है अंत, तो कहानी का अंत अच्छे ढंग से या अच्छे तरीके से होना चाहिए। अगर उसका अंत अच्छा नहीं होगा तो उसके प्रति जो हमारी भावना है कि नहीं अंत लेखक ने अच्छा नहीं किया, तो ऐसी बातें हमारे दिमाग में खटकती है, इसलिए उसका अंत भी अच्छा होना चाहिए। मगर आजकल हम देखते हैं कि आधुनिक कहानियों में अंत एकदम अलग किस्म का होता है। जब हम जयशंकर प्रसाद की कहानी पढ़ेंगे तो या फिर शरद के इस पार कहानी पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि उसका अंत किस प्रकार का है। तो इस प्रकार की जो कहानी का जो प्रथम जो तत्व है वह है कथा वस्तु, उसमें आरंभ, विकास, कौतूहल, चरम सीमा और अंत, इस प्रकार उसके अलग अलग सोपान होते हैं। तो इस प्रकार अगर कथा वस्तु का ढांचा तैयार होगा तो वह कथा वस्तु सफल सिद्ध हो सकती है। तो इसलिए यह सारी बातें हमें कथा वस्तु में ध्यान रखना है। दूसरा जो तत्व है चरित्र चित्रण, ठीक है, पात्र व चरित्र चित्रण। तो देखिए कहानी का यह दूसरा तत्व है, चरित्र प्रधान कहानी में इसका विशेष महत्व होता है। अर्थात जिस कहानी में चरित्र प्रधान होते हैं उसको चरित्र प्रधान कहानी कहते हैं। कहानियों में देखिए पात्रों की संख्या ना तो कम होनी चाहिए और ना ज़्यादा होनी चाहिए। जिस प्रकार कहानी की मांग है उसके अनुसार ही पात्रों का निर्माण होना चाहिए और उनका चरित्र चित्रण सही रूप से होना चाहिए। कहानी के पात्रों में विविधता भी होनी चाहिए। इसमें स्थिर पात्र, गतिशील पात्र, व्यक्तिगत, वर्गगत, भिन्न भिन्न पात्र होते हैं। तो चरित्र चित्रण की दृष्टि से वह सजीव वह स्वाभाविक होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो तत्व या चरित्र 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। मगर फिर भी देखिए ज़्यादातर जो कहानियाँ हैं उसमें 3 प्रकार के चरित्र होते हैं, मुख्य, गौण और अति गौण। तो देखिए हम मुख्य पात्र किसको कहेंगे, तो मुख्य पात्र उसको कहेंगे जो कहानी की शुरुआत से लेकर अंत तक विद्यमान हो सकता है। 1, 2 या अधिक पात्र भी, मगर ज़्यादातर 1, 2 पात्र ही मुख्य होते हैं। और उसमें देखिए दूसरा है गौण पात्र। गौण पात्र यानी कि जो कहानी में कुछ समय के लिए आते हैं और वह जो अन्य चरित्र है उसके चरित्र का विकास करके वह आगे बढ़ जाते हैं, तो यानी उनको हम कहेंगे गौण पात्र। तो यह भी कहानी के कथा वस्तु के अनुसार उसमें विद्यमान होते हैं। और तीसरे प्रकार के जो चरित्र है वह अति गौण पात्र। तो अति गौण पात्र यानी कि वह कहानी में विद्यमान नहीं होते मगर फिर भी उनका उल्लेख मिलता है, या एकाध 2 क्षण के लिए वह कहानी में आते हैं और आके चले जाते हैं, यानी वह कथा वस्तु या चरित्रों को निखारने के लिए ही आते हैं। तो इसलिए इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो दूसरा है चरित्र चित्रण, तो
तो उस प्रकार उसमें अलग अलग प्रकार के चरित्र हमारे सामने आते हैं। कहानी में तीसरा जो तत्व है वह है संवाद, कथोपकथन, संवाद या इसको कहते हैं। तो कथोपकथन देखिए कहानी का तीसरा तत्व है, इसमें संवाद तत्व भी कहते हैं। बिना इस तत्व के वर्णनात्मकता की प्रधानता दिखाई देती है। अगर ज़्यादा वर्णनात्मक कहानी में होगा तो वह कहानी कैसी हमको उबाऊ लगने लगती है। इसलिए कथोपकथन से पात्र या चरित्र का चित्रण होता है और उसके उद्देश्य का प्रकटीकरण होता है। तो इसीलिए यह जो कथोपकथन है एक दो या दो से ज़्यादा पात्रों के बीच जब संवाद होता है तो उसको हम कथोपकथन कहते हैं। आज देखते हैं तो स्वगत कथन या आत्मकथनात्मक जो कहानियाँ होती है उसमें आत्मकथन भी विद्यमान होता है, मगर फिर भी देखिए कि इस प्रकार होता है। तो यह जो है कथोपकथन या संवाद या बातचीत या वार्तालाप, तो वह कैसा होना चाहिए? तो वह सरल होना चाहिए, वह संक्षिप्त होना चाहिए। तो सरल यानी कि जो कहानी में कहा गया है या पात्रों के द्वारा जो बोला गया है या लेखक जो बताना चाहते हैं वह पाठक सरलता से समझ सके। फिर संक्षिप्त, तो यानी भाषणनुमा नहीं होना चाहिए, उसमें संवाद ऐसे होने चाहिए जैसे गागर में सागर। तो जितने संक्षिप्त होंगे संवाद तो उतना हमको कहानी पढ़ने में आनंद आएगा। फिर स्वाभाविक, यह जो वार्तालाप है वह कैसा एकदम स्वाभाविक होना चाहिए कि हमें ये नहीं लगना चाहिए कि नहीं ये पात्र जो है वह ऐसी भाषा का प्रयोग कर ही नहीं सकता। फिर पात्रानुकूल की जैसा पात्र है उसके हिसाब से उसके संवाद होने चाहिए कि अगर कोई गांव का आदमी है तो उसके भाषा उस प्रकार होनी चाहिए, उसके संवाद भी उसी प्रकार होने चाहिए। पढ़ा लिखा है या समझदार व्यक्ति है तो उसके पात्र के अनुसार वह संवाद होने चाहिए। फिर प्रसंगानुकूल, जैसा प्रसंग है वैसे। फिर गतिशील, देखिए कि अगर एक ही बात बार बार पुनरावर्तन होता जाएगा तो वहाँ पर संवाद करना अच्छी बनती नहीं है, तो इसलिए वह भी नहीं होना चाहिए। जिज्ञासावर्धक और रोचक संवाद होने चाहिए। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के संवाद या कथोपकथन हमारी कहानी में होनी चाहिए। कहानी का अगला तत्व है भाषा शैली। तो भाषा और शैली के विषय में भी देखिए कहानीकार को काफ़ी स्वतंत्रता होती है। पात्रों के अनुकूल और अपनी रुचि के अनुसार भाषा का प्रयोग होना चाहिए। कथा वस्तु और चरित्र चित्रण के वर्णन या कथोपकथन के लिए भी भाषा का महत्व होता है। आजकल देखिए कुछ कहानीकार है जो काव्यमयी भाषा का प्रयोग भी करते हैं, तो कुछ है जो स्वाभाविक बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार देखिए कि भावुकता या संकेतात्मकता ऐसी शब्दावली का या प्रतीकों का भी प्रयोग होता है। इसके विषय में कुछ विशेष निश्चित नियम नहीं बनाए गए हैं। कहानीकार आवश्यकता और रुचि पर इस पर निर्भर करता है कि वह कैसी भाषा शैली का प्रयोग करता है। पर इतना अवश्य है कि कहानी जैसी संक्षिप्त रचना में व्यर्थ शब्दालंकार नहीं होना चाहिए। कहानी कला यही चाहती है कि शब्द अतीव आवश्यक और समर्थ हो। शैली में भी इस प्रकार नई नई शैलियों का प्रयोग होता है। तो इसलिए देखिए फिर भी जो हम कहते हैं कि भाषा कैसी होनी चाहिए? तो भाषा सरल, सरस, मुहावरेदार, पात्रानुकूल, रोचक और अलंकारिक, इस प्रकार की भाषा होनी चाहिए। तो शैली कैसी? तो वर्णनात्मक, यानी उसका ज़्यादा वर्णन किया गया। विवरणात्मक, तो कुछ बातों को ज़्यादा समझाने के लिए उसका पूरा विवरण बताया गया है। फिर पत्रात्मक, तो पत्रों के माध्यम से कई ऐसी कहानियाँ हैं जो पत्रों के माध्यम से भी होती है। फिर डायरी शैली, आत्मकथनात्मक, नाटकीय शैली, इस प्रकार। फिर है ना कथोपकथन प्रधान शैली,
प्रतीक शैली, इस प्रकार अलग अलग शैलियों का भी प्रयोग होता है। तो जिसमें वर्णन और वार्तालाप दोनों का सहारा लेकर कथानक का विकास एवं चरित्र चित्रण उपस्थित किया गया हो, तो यहाँ इस प्रकार होना चाहिए। तो स्वाभाविक शैली, ठीक है, संक्षिप्त और स्वाभाविक होगा तो वह शैली सफल सिद्ध होती है। तो इसलिए भाषा और शैली है ना, शैली यानी स्टाइल के यह जो है वह तत्व है भाषा और उसके लिखने का ढंग, वही लेखक को अन्य लेखकों से अलग करता है। इसलिए लेखक के लिए उसकी भाषा शैली सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं, देखिए कि कई ऐसी बातें हैं जो बार बार पुनरावर्तन के साथ हमारे सामने आती है, मगर हमें पता होता है कि कोई एक व्यक्ति है जो वही बात करना चाहता है, मगर उनका जो कहने का ढंग है वह अलग है, तो हम उसकी बात ध्यान से सुनते हैं। तो इसीलिए लेखक की शैली अच्छी होनी चाहिए। कहानी का अगला तत्व है देश काल वातावरण। तो यानी कहानी कोई भी कही जाती है तो उसका जो वातावरण है उस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। और देखिए देश काल वातावरण में संकलन त्रय, तो यानी स्थल, काल और कार्य का संकलन होना चाहिए। तो जो भी कहानीकार है, चाहे कोई भी हो, अगर वह पौराणिक काल की कथा वस्तु कहता है तो उसका वातावरण कैसा, तो पौराणिक जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को केंद्र में रखकर उसका वर्णन करेगा। अगर मध्यकालीन की वह कथा वस्तु कह रहा है या कहानी कह रहा है, तो मध्यकाल की जो परिस्थितियां हैं, जो वातावरण है, जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। और जो आधुनिक है, ठीक है, तो इस प्रकार क्या, तो देशकाल वातावरण जो है वह कहानीकार को कथा वस्तु के अनुसार जो तत्कालीन युग की जो परिस्थितियां होती है वह चाहे अनचाहे कहानी में हमको देखने को मिलती है। तो यानी कि जो लेखक है उसके ऊपर तत्कालीन देशकाल वातावरण का प्रभुत्व रहता है। तो यह तत्व भी कहानी के लिए महत्वपूर्ण है कि आप जिस काल का या जिस देश का आप वर्णन करते हो, चित्रण करते हो, तो उसके अनुसार उसका वातावरण या उनका उल्लेख होना चाहिए। तो इस प्रकार स्थल, काल और कार्य। स्थल यानी कि अगर रण प्रदेश है, वीरान प्रदेश है, तो वैसी ही चीज़ों का वर्णन होता है। फिर काल, तो मैंने कहा कि आदिकाल है, मध्यकाल है या आधुनिक काल है, दो समय के अनुसार। और कार्य, तो यानी कि अगर सुशिक्षित व्यक्ति है तो उसके कार्य उस प्रकार के होने चाहिए, अगर गांव का है तो उस प्रकार। तो यानी यह जो है स्थल, काल और कार्य जो देश काल वातावरण में हमको देखने को मिलते हैं, तो इस चीज़ का भी हमें ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और कहानी के अंत जो है छठा तत्व वह है उद्देश्य। तो देखिए कहानी के अंतर्गत उद्देश्य की आवश्यकता सभी नहीं मानते, फिर भी देखिए घटना या वर्णन उसमें होता है, तो यानी उस वर्णन का कोई उद्देश्य नहीं होता, ऐसे कई सारे लेखक मानते हैं। मगर कहानी का उद्देश्य अत्यंत आवश्यक अंग है, ठीक है। ज़्यादातर जो कहानियाँ हैं उनका उद्देश्य हम पहले देखते हैं कि क्या, मनोरंजन के अंत भला तो सब भला, इस प्रकार की होती थी। मगर आज जो है अलग हो गया। जिस किसी घटना के साथ कहानीकार का भावात्मक संबंध हो जाता है उसका पूर्ण और सजीव चित्रण वह पाठक को भी अनुभव कराना चाहता है। तो वहाँ केवल मनोरंजन नहीं, उसके साथ अन्य भी उसके उद्देश्य होते हैं। देखिए कुछ कहानियाँ उद्देश्य को लेकर ही लिखी जाती है, उद्देश्य चाहे स्पष्ट हो या ना हो पर व्याप्त अवश्य रहता है, ठीक है। नीति, उपदेश, प्रचार, यह जो बातें हैं वह कहानी का उद्देश्य होते हैं। सच्चरित्र को हमारे सामने आदर्श के रूप में रखकर कहानीकार जो है समाज में सुधार करना चाहता है। तो वीर पात्रों की कथा वस्तु हमारे सामने रखकर समाज में
वीर लोग कैसे पैदा होते हैं उसकी बात करते हैं। तो पीड़ित या दुखी का चरित्र के उद्देश्य को हमारे सामने रखते हैं। तो हमारे समाज में जो दुख है, जो पीड़ा है, उसको हमें दूर करना चाहिए, ऐसा उद्देश्य वह हमारे सामने रखते हैं। तो इस प्रकार खोजने से कहानी के भीतर हमको कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य रहता है। कहानीकार ने भीतर कई सारी घटना होती है और उन घटनाओं को देखकर अलग अलग लोगों में अलग अलग दृष्टिकोण से उसको होता है। कहानी एक देखिए पूर्ण रचना है, इस दृष्टि से वह उद्देश्यहीन नहीं हो सकती है। इसलिए कहानीकार कोई ना कोई उद्देश्य उसके भीतर रखता है। कहानी का मुख्य तत्व जो कुतूहल है, ठीक है, तो उसमें वृद्धि किसके लिए, तो उद्देश्य को हमारे सामने रखने के लिए होती है। तो इसलिए कहानीकार को अपनी कहानी में बिना उद्देश्य के, देखिए हम जानते हैं कि पागल भी कोई हरकत नहीं करता है ना। तो इसीलिए यह तो कहानी जो है हमारे साहित्य का प्रमुख अंग है, तो वह उद्देश्य के बिना हो ही नहीं सकते। अलग अलग कहानियों का अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग उद्देश्य होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह जो है 6 तत्व है वह कहानी के तत्व है। वैसे ही तत्व ज़्यादातर हमें जो अन्य साहित्य है, चाहे उपन्यास हो, नाटक हो, एकांकी हो, उनमें एक आध दो तत्वों को छोड़ करके यह जो है कथा वस्तु है, चरित्र चित्रण है, संवाद योजना है, भाषा शैली, देश काल वातावरण और उद्देश्य, यह तत्व हर एक विद्या में विद्यमान होते हैं। तो जब कभी हमें प्रश्न पूछा जाता है कि कहानी की समीक्षा कीजिए, कहानी कला के तत्वों के आधार पर विवेचना कीजिए, या कोई कहानी सफल कहानी है सिद्ध कीजिए, तो इसके उत्तर में हमें पहले जो कहानी के तत्व होते हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आशा रखता हूँ कि यह जो 6 तत्व है, आगे जब भी हम देखेंगे कहानी के बारे में, जितनी भी कहानियाँ हैं या कोई भी साहित्य है, तो उसके जो तत्व है उन तत्वों के आधार पर विवेचना हमको इन 6 तत्वों को केंद्र में रखकर करनी होती है। तो इस प्रकार यह जो 6 तत्व है, आगे जब हम भी कहानियाँ पढ़ेंगे या कोई भी साहित्य पढ़ेंगे, तो इन तत्वों के आधार पर हमें उसका विश्लेषण करना होता है। आशा रखता हूँ कि आज जो मैंने जो बात कही है वह आपकी समझ में आ गई होगी। शुक्रिया।